डीडी एकेडमी में सबका स्वागत है। मैं डीडी रॉय। एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल 2017 का मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के आधार पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 125 मार्क्स चाहिए होंगे, और जिसका अगर हम तोड़ के बोले तो मैथ में 35, 40, 30, 20। चलिए इस नंबर गेम को तो बाद में देख लेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 125 से नीचे कोई भी बात नहीं बनेगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। सबसे पहले कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसे हम जानें, फिर हम तैयारी अपना कैसे करें, किस विषय पर कितना हम जोर देंगे, किस विषय से इजीली मार्क्स आ जाते हैं, किस विषय पे अभी भी ट्रेंड में कोई खास चेंजेस नहीं हुआ है। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे तथ्यों को आपको जानना काफी जरूरी है। तो चलिए हम वन बाय वन इस इश्यू को लेके आगे बढ़ते हैं। आइए पहले पिछले कुछ सालों का कट ऑफ और उसके साथ साथ उस वक्त की अवेलेबल वैकेंसीज को लेकर थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो क्यों मैंने 125 को बोला, ये थोड़ा सा आपके भी समझ में आएगा। देखिए, हम ऐसा करते हैं कि एक ही कैटेगरी को लेकर हम डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन काफी इजी होगा। 2015 का जो था वो था 2015, मतलब जो एग्जाम 2016 में हुआ है उसका था यूआर का था 119। तो ये 119 जो है ये मार्क्स था, आपके कट ऑफ मार्क्स था अनरिजर्व के लिए। 2014 में देखिए ये कम नहीं था, ये ज्यादा हुआ 120.25। फिर 2013 में ये और भी ऊपर उठा, ये उठा 127। आप बोले मामला क्या है? मामला जरा वैकेंसी पे नजर डाले। 2015 का वैकेंसी है 6578, 6578। जब 2000 में था 1997, तो हम इसको 2000 पकड़ लेते हैं, इसको 6500। देखिए 2014 से 2015 में आपका कितना, 2000 से 6.5, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा। लेकिन कट ऑफ जो है, कट ऑफ आपके 2014 में 120 है, उससे केवल 0.75 घटा। तो कहने का मतलब है कि अभी आप इस बात को समझ रहे हैं कि कंपटीशन काफी स्टीफ होता हुआ जा रहा है। आपके जो है वैकेंसीज 3 गुने हो गए, लेकिन आपका कट ऑफ जो है वो उस हिसाब से नीचे नहीं गिरा, केवल 0.75 घटा। 2013 में स्थिति और भी खराब था, वैकेंसीज बहुत कम थे, जिसके लिए कट ऑफ उठ के 127 पे चला गया। तो यहां क्या है कि क्वेश्चन कितना आसान है कि या क्वेश्चन कितना आपका टफ है, उस पर कट ऑफ ज्यादा नहीं निर्भर करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि सिटिंग्स में जो होते हैं, कुछ सिटिंग्स के क्वेश्चन टफ होते हैं, कुछ सिटिंग्स के क्वेश्चन थोड़ा सा कम टफ होते हैं। तो बेसिक जो आपके कट ऑफ को जो मतलब इन्फ्लुएंस करता है वो है अवेलेबल वैकेंसी। अब देखिए 2015 के बाद 2016 में, मतलब इस साल की जो वैकेंसी जो अब 2017 में एग्जाम देने जा रहे हैं उसका है 5134। तो 5100 का मतलब है 1400 तो आपके घट गए। आपके अगर हम इसका देखें कि पिछले साल के तुलना में वैकेंसीज देखें, 1400 घट चुके हैं। 1400 अगर घट चुके हैं तो देखिए अगर आपका ये उछाल मारेगा 125 से तो नीचे नहीं आएगा। तो आपकी तैयारी जो 125 पे नहीं होना चाहिए, आपकी तैयारी तो 135 में होना चाहिए। उसके होने के बाद ही जो है कुछ बात बन पाएगा। पहले जो आपका पहले जो हम देखते हैं कि आपके 2015 में उनके रिकॉर्ड के अनुसार 26 लाख बैठे हुए थे, जिन्होंने टायर 1 को क्लियर करके उन्होंने निकाला 60,000 को। 60,000 से उन्हें 6578 लेना है, मतलब 10 टाइम्स जो है
क्योंकि आपका अब डिस्क्रिप्टिव पेपर आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि टायर 1 से टायर 2 को जाने के बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स भी जोड़े जाते हैं। तो अगर आप नौकरी की आशा करते हैं तो 125 नहीं होगा, 135 से ऊपर जाना होगा। और अगर बोलते हैं कि माता पिता का क्या कहते हैं साधुवाद चाहिए, मोहल्ले का मिठाइयाँ खाना चाहिए, तो 125 काफ़ी है, क्योंकि उतने में हो जाएगा, लोग आपको वाहवाही देंगे। लेकिन अगर नौकरी की बात करते हो दोस्त, तो नौकरी के लिए आपको 135 के ऊपर जाना होगा। 140 जो है सेफेस्ट फिगर है। ये सत्य आपको जान के घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगले 3 महीने के आप तैयारी के साथ इस चीज़ को आप पकड़ सकते हैं, बड़े आसानी के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन आसानी का कहने का मतलब क्या है कि आप घर में तकिया लेके सोए हुए हैं, आप सपने देख रहे हैं कि आप पास कर गए, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 135 के ऊपर उठने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने जाना क्या कि अगर हमें मिनिमम है तो 125 हमें चाहिए। चलिए अब 125 को हम कैसे लेंगे, तो हम एक एक करके हम सब्जेक्ट को उठाएंगे। उस सब्जेक्ट में पिछले सालों के ट्रेंड को देखेंगे। उस ट्रेंड को देखते हुए हम दिमाग में बैठाएंगे कि हमारी तैयारी की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए पहले मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और आपका जीतना और हारना इसी पे निर्भर करता है। बेसिकली अगर मैं सीजीएल और सीएचएसएल में बोलूं, अगर तुलना करूं, तो सीएचएसएल में मैथ मैक्सिमम ओरिएंटेड हो जाता है। अब मैथमेटिक्स में 50 में हमें कितना लाना है? काफी अच्छा फिगर है 45, लेकिन 35 के नीचे तो कोई सुनवाई ही नहीं है। 35 के नीचे तो पहले अगर चलिए हम कि 35 हमें मिनिमम लाना है और 40 होना से बेहतर है। 40 होगा तो बेहतर है, 35 हमें मिनिमम लाना है। तो वैसे केस में पहले हम जान लें कि एग्जाम की ट्रेंड क्या है। चलिए 2011 से 2015 की बातों को देखते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि केवल 5 चैप्टर जो है, जी हां 5 चैप्टर से 25 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। वो क्या क्या है? अलजेब्रा है, बीजगणित है, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति है, स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन है, जिसे हम सम्यकों की व्याख्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। देखिए सीएचएसएल में अलजेब्रा में मोटा मोटी 4 सवाल पूछे जाते हैं, ज्यामिति या ज्योमेट्री में भी 4 सवाल पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी 4 सवाल पूछे जाते हैं, क्षेत्रमिति में ये सवाल बढ़ के 6 हो जाता है, और डाटा इंटरप्रिटेशन या स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी बोलिए, ये सवाल 6 से 7 होते हैं। तो टोटल सवाल जो होते हैं 25 इन्हीं से पूछे जाते हैं। और ये क्रम जो रहा है ये 2011 से लेके 2015 तक रहा है। तो नेक्स्ट कहने का मतलब है कि इस साल भी यही होने वाला है। तो आप इसमें से आप इसके मतलब नजरअंदाज इसे कभी नहीं कर सकते। मजे की बात है, जो भी तैयारी करते हैं ना, उन्हें देखा है कि मैंने एरिथमेटिक अर्थात अंक गणित में लगे हुए हैं लोग, और इसके ऊपर थोड़ा डरते हैं। और ये डर जो है, जबकि देखा जाए तो ये सब्जेक्ट जो है, अगर थोड़ा सा आप कोशिश करते हैं तो ये आपको ज्यादा रिटर्न देता है। आपके कोशिश के मामले से आप जितनी कोशिश करते हैं उसमें यहां रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन तो कभी कभी 10 पूछे गए हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में खैर 8 से ऊपर नहीं पूछे गए हैं। तो ये तो 8 मार्क्स ही घर में आता है। तो इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, खुद सवाल उठिए, ट्रेंड को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। अंधे की तरह दूसरों की बात सुन के सर ने बोल दिया कूद गए, मत कूदिए। क्योंकि अगर आप 50 को से 50% को आप छोड़ देते हैं तो आप लड़ाई किस पे लड़ रहे हैं? 25 मार्क्स में। कभी आप जीत पाएंगे? तो नेचुरली आपको अलजेब्रा, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी, ये 5 चैप्टर को तो और ज्यादा इस पे कोशिश करना होगा।
और ज्यादा आपको उसको सीखना होगा, तभी जाके ये 35 का जो आंकड़ा है उसके ऊपर आप उठ पाएंगे, 40-45 तक जा पाएंगे, और आपकी आप जो सपना देख रहे हैं वो सपना आपके काफी करीब आ जाएगा। तो इस चीज को समझिए। इस चीज को समझने के लिए तैयारी, अगर सपोज कि आज से 3 महीने के बाद एग्जाम है, हर दिन मैथ का अगर आप 2 घंटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 180 घंटे में आपका जो है 120 घंटा जो है इस 5 चैप्टर पे है। आप समझ सकते हैं 5 चैप्टर को अगर 120 घंटा दे देते हैं तो आप इसके तह तक पहुंच जाते हैं, कुछ भी चीज आपको रोक नहीं सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप जो तैयारी करेंगे, चलिए हम अंकगणित पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंकगणित में क्या क्या आता है, अरिथमेटिक में क्या क्या आता है। देखिए, पहला तो है संख्या पद्धति। अभी भी इसमें जो है, लेकिन अगर 2014 देखें, 15 देखें तो इसमें से एक सिटी में केवल आया था, नहीं तो संख्या पद्धति बहुत ही कम आता है। एलसीएम एचसीएफ ये भी जो है आपका जो है देखा जाए तो एक सवाल आते हैं। सिंप्लीफिकेशन से एक सवाल आ जाते हैं। पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स जिसको करनी बोलते हैं, इसमें कभी 3 सवाल भी आया है, कभी 1 सवाल भी आया हुआ है। एवरेज से सवाल रहता है, 2 सवाल रहता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 सवाल रहते हैं। परसेंटेज से 2 या 1 या 2 सवाल जरूर रहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 या 3 सवाल रहते हैं। बट्टा या डिस्काउंट जिसको बोलिए उसमें 2 सवाल रहते हैं। साधारण ब्याज में कभी 1 सवाल रहा, कभी नहीं रहा। ये 2011 से 2015 की कहानी मैं बता रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात आपका चक्रवृद्धि ब्याज में 1 सवाल रहता है। समय और काम में 1 सवाल, कभी 2 सवाल भी रहा है। फिर आ गया कि पाइप एंड सिस्टर्न, मतलब नल और क्या कहते हैं टंकी, इसमें जो आपका कभी 1 सवाल आया है। टाइम एंड डिस्टेंस में 1 सवाल जरूर होता है। नाव और धारा में कभी 1 सवाल आता है, कभी नहीं आता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में करके जो है उसमें 3 सवाल आ जाते हैं, 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। तो कहने का मतलब इस अंकगणित में भी अगर है थोड़ा सा हमें चूजी होके करना होगा। बेसिक सबका जान के रखना है, लेकिन तैयारी के वक्त में थोड़ा सा चूजी होना है। तो सीएचएसएल को जो लोग तैयार करवाते, मैं भी करवाता हूं, तो उस मद्दे को नजर रखना होगा कि तैयारी में भी किस क्वेश्चन पे कितना वेटेज देना है, मतलब किस चैप्टर पे कितना आपको वेटेज देना है। हर चैप्टर को करना है, लेकिन इसका मतलब भी नहीं है कि कितना हर चैप्टर में एकदम नीचे की तरफ आप जाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कभी भी ये संभव नहीं होगा। वक्त कम रह गया है, आपको 40 के ऊपर जाना है। 35 तो 70 पर मतलब से कुछ खास होने वाला नहीं है। आपको 35 के ऊपर कूदना है, चाहे 40 हो, 45 तो बल्ले बल्ले है। तो ऐसे जगह में आप अगर 45 का मतलब है 5 सवाल छोड़ने की बात करते हैं और कोई सवाल गलत नहीं करने की सोचते हैं, तो इसमें समय भी मेंटेन करना है, समय के साथ सारे चीजों को करना है, छोटे में कैसे करना है उसे भी सीखना है। और एक अनुरोध है कि दया करके शॉर्टकट को बहुत कम जाइए, क्योंकि शॉर्टकट देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्वेश्चन के थोड़ा सा ट्विस्ट में शॉर्टकट कभी कामयाब नहीं होता है। मैं भी शॉर्टकट के, मेरे भी बहुत सारे आपके क्या कहते हैं वीडियोस होंगे जो पब्लिक डिमांड की तरह है, उसको मैं देता हूं, लेकिन एक सत्यता को जानेंगे कि शॉर्टकट जो है आपको गुमराह करता है, बल्कि आप जो है कुछ स्टेप को कम करने की कोशिश कीजिए। मैथ को समझते हुए, क्वांट्स को समझते हुए आप करते हैं और कुछ स्टेप्स को ओमिट करने की कोशिश करते हैं, वही आपका क्या होता है, शॉर्ट होता है। आप शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों इसलिए ढूंढ रहे हैं कि आप शॉर्टकट से समय पर चीजों को कर सकें। तो फिर कहने का मतलब है कि, और वो जो अपने को कमजोर समझते हैं, मैं नहीं कहता कि कभी कि वो इस सीएचएसएल को पार नहीं कर सकते, वो जरूर पार कर सकते हैं, लेकिन उनको सीखने के लिए कोई वीडियो का माध्यम लेना होगा। क्योंकि मैं इस चीज को बराबर मानता हूं, हर वक्त बोला हूं, मैं ये नहीं है कि मैं वीडियो देता हूं इसलिए आप मेरे से वीडियो लो, किसी से भी वीडियो लो। वीडियो से क्या होता है, कोई प्रोफेसर आपको 1 बार समझा सकता है, 2 बार समझा सकता है। अगर आप थोड़ा वीक हैं तो अब मैं जानता हूं आपको 3 बार 4 बार समझने की जरूरत है, अच्छे अगर मैथ में अगर आपको सही में है। ये काम केवल एक वीडियो कर सकता है। कोई प्रोफेसर या कोई टीचर, हाँ आपके घर में आके कोई पढ़ा रहा है उस तरह के, शायद वो भी आपका
कितना देर तक आपको साथ देगा वो एक सवाल है, लेकिन वीडियो कभी नहीं है। वीडियो आपको हर वक्त समझाता है, और उस समझाने के क्रम में जो लोग कमजोर बोलते हैं मैथ में, मेरे को खाली एक ही बोलता हूं, भैया तुम्हें 3 बार तो ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इससे ज्यादा क्या है। तो चलिए, हम मैथ में हम मोटा मोटी हमने समझ लिया कि हमारी तैयारी क्या करना है। अगर हम संक्षेप में बोलते हैं कि 5 चैप्टर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, जिन चैप्टरों पे हम पहले ध्यान कम दिया करते थे, क्योंकि अभी की जो ट्रेंड है 50% क्वेश्चंस उसी में से आते हैं। अब आगे चलते हैं, अगले विषय पर जरा ध्यान बात कर लें। आइए अब आते हैं रीजनिंग और तर्क शक्ति पे। यहां आपकी ताकत है, लेकिन मैंने भी देखा है कि इसमें मेरा जो अनुभव रहा है, लड़के कुछ गलत चीजों में ज्यादा ही, गलत चीज मतलब जिसपे वेटेज नहीं है उस पे बहुत ज्यादा मेहनत करके थक हार जाते हैं। पहले हम 2011 से 2014 की हम कहानी को देखते हैं। तो देखिए, एनालॉगी है, एनालॉगी पे आता है, क्लासिफिकेशन पे आता है, सीरीज पे आता है, फिर कोडिंग डिकोडिंग पे आता है, और वर्ड फॉर्मेशन में। ये लेके टोटल 50% बनते हैं। ये 5 चैप्टर में 50% आते हैं। लेकिन मैंने लोगों को देखा है कि ब्लड रिलेशन लेके लोग काफी ज्यादा व्यस्त हैं। अरे कभी एक आता है, कभी नहीं भी आता है। आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस के ऊपर काफी ज्यादा लोग कोशिश करते हैं, कैलेंडर के ऊपर काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, डाइस के ऊपर काफी ज्यादा कोशिश करते हैं। भैया हर चीज जरूरी है, लेकिन पहले क्या, पहले जो 50% आता है उस पे, उसके ट्रेंड को देखो, ट्रेंड को जानो, ट्रेंड को जानने के उसी हिसाब से तैयारी करो। तो फिर पहले है कि 50 से 25 को तो जेब में रखो, क्योंकि आपका मैथ है, आपको एक दिशा देता है। लेकिन रीजनिंग जो है वो आपके चीजों को एक परफेक्ट शेप देता है, याद रखेंगे। यहां तो मैं 35 की बात ही नहीं करता, रीजनिंग में 40 40 40 45 ले तो काफी अच्छा। 90% रीजनिंग में चाहिए। तो उसके पहले सबसे पहले कि 5 चैप्टर पे काफी ज्यादा आपको अपना सुदृढ़ हालत करना होगा। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के ऊपर है। तो कहने का मतलब है, तर्क शक्ति आपकी जीत या हार को निश्चित करता है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। और उसके 50% की जो 5 चैप्टर्स हैं, जो काफी मतलब इजी हैं, उसके ऊपर तो काफी ज्यादा ध्यान आपको देना होगा। और 2011 से 14 क्या कहते हैं 15 तक की आपको ट्रेंड दें, वो ट्रेंड बरकरार है। और एक चीज है कि रीजनिंग में कहां प्रॉब्लम हो जाता है, आप स्क्रीन पे देख के करना और आप किताब से देख के करना है, तो उसमें कुछ अंतर तो जरूर होता है। तो आपकी तैयारी जो करते हैं वो स्क्रीन बेस्ड तैयारी होना चाहिए। वो होने से काफी अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप बुक से तैयारी करते हुए जा रहे हैं, पूरा का पूरा बुक से तैयारी किया, एकाएक जब आपको स्क्रीन मिलता है, कंप्यूटर का स्क्रीन मिलता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। क्योंकि और टाइम एक तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके भी कुछ फंडे हैं, इसके भी कुछ छोटे मोटे शॉर्टकट है, उसको भी आपको जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप किस मतलब चैप्टर पर कितना वेटेज देंगे। आपको देखो, दुनिया में हर जो है हर कोई अपने तरीके से बोलता है। आप सबसे पहले पिछले परीक्षाओं में क्या ट्रेंड रहा उसे देखते हैं। देखिए, कोई अगर मेरे को ये करता है, क्या कहते हैं, तर्क के खातिरदारी बोलता है कि आपका पिछले का ट्रेंड देख के आप जो बात कर रहे हो, क्या निश्चित है अगले साल में यही ट्रेंड होगा, ट्रेंड नहीं चेंज होगा। मैं बोलता हूं बहुत सच्ची बात है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे भी तो, और क्वेश्चन सेटिंग को भी देखोगे, तो ये 5 चैप्टर पे अगर इन्होंने 50% ये ले रहे हैं, तो यहां से 40% से नीचे कर भी नहीं सकते वो, क्योंकि क्वेश्चन में एक बैलेंस करना पड़ता है। आपको टफ और मतलब है कि इजी अप्रोचेबल में, दोनों में एक क्या कहते हैं स्टैंडर्ड बरकरार रखना पड़ता है। ये जरूरी है। ये कोई हम जैसे आप जैसे बंदे नहीं है कि बैठ गया क्वेश्चन को सेट कर दिए। क्या है कि क्वेश्चन की एक स्टैंडर्डाइजेशन है, एक रूल है, उस रूल के अंदर अनुसार ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके लिए तर्क के खातिर ये सही है कि इसके ट्रेंड में चेंज होगा। अगर आप सबसे पहले से आप देखते हुए आएंगे तो भी देखेंगे ट्रेंड में ज्यादा मतलब इसमें ट्रेंड में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं चेंज हुआ है? हाँ, पहले जो काफी गंभीर थे लगते थे जब शुरू शुरू में था, अब वो क्या है सरल हो गए हैं, तो उनके ऊपर वेटेज कम हो गया। नए चीज आ रहे हैं, उन पे वेटेज बढ़ता हुआ जा रहा है। यही एक ट्रेंड है। तो इस ट्रेंड के अनुसार जो है आप इस 5 चैप्टर पे
आपको ज्यादा ध्यान देना होगा। और इसको ध्यान देने के साथ ही साथ आपको मार्क्स का क्या सोचना होगा, मिनिमम 45, और काफी अच्छा हो कि आप उस पे 45 अगर लाते हैं, 5 मार्क्स अगर एडिशंस लाते हैं, तो काफी सुविधाजनक अवस्था हो जाता है। तो आपकी तैयारी का जो बेस होना चाहिए वो बेस होगा 45 मार्क्स का, और आपकी एक्सपेक्टेशन 40 से किसी भी हालत में कम नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब जरा इंग्लिश का नजारा देख लें। अब आते हैं इंग्लिश के पेपर में। पहले हम सवाल के ट्रेंड को देखें कि कंप्रीहेंशन टेस्ट अर्थात पैसेज बोलते हैं, पैसेज में 5 मार्क्स का आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपके 5 मार्क्स के आते हैं। क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स के आते हैं। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस आपके 6 मार्क्स के आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस मतलब आपका एक्टिव पैसिव वॉइस 5 मार्क्स का आते हैं। तो जरा जोड़ लीजिए, इसे कितना हुआ, 15 और 5 20, 6 26 मार्क्स। 26 मार्क्स के यहां आते हैं, जो आपको करना बहुत ही आसान है। अब उसके बाद थोड़ा रट्टा मार केस जो होता है, और सॉरी 26 और 5 मार्क्स आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। ये जो है ये ग्रामर बेस कम होते हैं। फिर से मैं दोहराता हूं, ये ग्रामर बेस कम होते हैं। ये थोड़े से चर्चा में 10 से 15 दिन के चर्चा में इसे उठाया जा सकता है। तो ये आपके टोटल जो है 36 मार्क्स के हो गए। बाद बाकी आ गया कुछ सिनोनिम्स के 2 मार्क्स, एंटोनिम्स के 2 मार्क्स के सवाल आते हैं, जो मतलब 14-15 का मैं देख के बोल रहा हूं। मिसस्पेल्ड वर्ड 2 मार्क्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 मार्क्स। तो ये जो है आपका जो है अनदर आपके 9 मार्क्स आ गए, और कॉमन एरर जो है वो केवल 5 मार्क्स का होता है। तो देखिए, अगर मैं उल्टा करके गिनती करता हूं, जहां पे ग्रामर की काफी ज्यादा जरूरत है, जहां ग्रामर सीखने के लिए आपको मशक्कत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, वो केवल 5 मार्क्स का है। बाद बाकी का जो 45 मार्क्स है, वो आप थोड़े से संजीदगी के साथ करते हैं, थोड़ा सा हिसाब से चलते हैं, तो आपको आ सकता है। और मैं बोलूंगा कि इसके सबसे पहले इंग्लिश के जो प्रोफेसर जाते हैं, तुरंत आपको ग्रामर लेके बैठा जाते हैं, वहां से उठ के भाग जाइए, उठ के भाग जाइए। क्योंकि ये ग्रामर से केवल आप 5 मार्क्स को पकड़ सकते हैं, 45 मार्क्स को नहीं पकड़ सकते हैं। 45 मार्क्स में आप बोलेंगे क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लगता है? हाँ, मैं बोलता हूं जी हाँ, ग्रामर लगता है, बहुत ही कम इस्तेमाल होता है ग्रामर की। मतलब उतना जान मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा जानना पड़ता है। एक्टिव पैसिव वॉइस में मैं बोलता हूं ना, हाँ लगता है ना ग्रामर, बहुत कम लगता है। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस में ग्रामर लगता नहीं है। क्लोज टेस्ट में ग्रामर की हल्की सी जानकारी जरूरत होता है। कंप्रीहेंशन टेस्ट में नहीं लगता है। तो फिर मुद्दा क्या रहा? अगर आप अंग्रेजी आपके लिए भयावह है, तो अंग्रेजी इसलिए भयावह है कि कॉमन एरर के चक्कर में आप फंस गए हैं। ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है, ये किसी इंग्लिश प्रोफेसर की सोच नहीं हो सकती है, और वो शायद सही है, वो सब मेरे रेस्पेक्टेड हैं। लेकिन मैं एक बात को कहना चाहूंगा कि आपको मार्क्स उठाना है। मार्क्स उठाना है तो अगर मैं बोलूंगा कि पहले कॉमन एरर को थोड़ा सा भूल जाइए, तो भी आपको 1-2 मार्क्स आ जाएंगे। क्या है कि आपको जितनी हल्की सी ग्रामर सीखना है, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात नरेशन के लिए, थोड़ा सा प्रीपोजिशन का ज्ञान के लिए, उतने से आप 45 मार्क्स को बहुत आसानी से साथ आप कर सकते हैं। और हमने तो इंग्लिश में बहुत ही कम मार्क्स रखा हुआ है, इतना कम मार्क्स तो केवल 30 रखा हुआ है, लेकिन बड़े आराम से 35 से 40 तक इंग्लिश में लोग जा सकते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है। इंग्लिश जो है एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप भागते हैं तो ये आप गलत करते हैं, इससे मत भागिए। तैयारी कीजिए, तैयारी कराने वाले के साथ बैठ के तैयारी कीजिए, देखिएगा कि ये आपका नैया का जो है ना पार लगा देगा। तो आपके पास नैया पार करने के लिए 2 सब्जेक्ट हैं, याद रखेंगे। वो है एक रीजनिंग और दूसरा है आपका इंग्लिश। तो देखिए, अगर इंग्लिश में 30 के जगह आप 40 लाते हैं, इधर कहीं कुछ कम हो जाता है, तो कहां कम बोलेगा? आप बोलेगा सर मैथवे में तो कम हुआ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आते हैं, चलिए आखिरी जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं अनंत।
कहाँ से शुरू होता है, कहाँ जाके खत्म होता है, किसी को कोई पता नहीं है, जिसका नाम है जनरल नॉलेज जीके। आइए जरा आप जनरल अवेयरनेस का नज़ारा देखें एसएससी में। देखिए साइंस अगर लेते हैं, उसमें फिजिक्स देते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लेते हैं, तो एवरेज जो है 2011 से 2015 को देखते हैं और एवरेज हम ले लेते हैं, तो ये आपका 16 क्वेश्चन का रहा। मैंने इसमें कंप्यूटर को नहीं लिया हुआ है, कंप्यूटर लेने से ये 18 हो जाता है। हिस्ट्री का जो एवरेज रहा वो 7 का है, 7 क्वेश्चन का। ज्योग्राफी का जो एवरेज है वो 6 क्वेश्चन का है, और इकोनॉमी को लेते हैं, अर्थशास्त्र को लेते हैं, वो 6। अगर ये टोटल अगर करते हैं तो ये 35 हो जाते हैं। बाद बाकी जो है देखिए, इंडियन आर्ट एंड कल्चर से भी एक सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपके जो है डिस्कवरीज में से भी एक सवाल आ जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी एक सवाल आ जाते हैं, ऑनर्स और अवार्ड से भी एक सवाल आते हैं, बुक एंड ऑथर से भी एक सवाल आते हैं, इम्पॉर्टेंट डिकेड ईयर्स एंड डेज जो है उससे एक सवाल आ जाते हैं, यूएनओ के ऊपर एक सवाल जरूर रहता है, स्पोर्ट्स के ऊपर दो रहता है, और करंट अफेयर्स की तरह नेशनल इवेंट्स में जो होते हैं उसमें आपके नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में उसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं, मिसलेनियस में 1 क्वेश्चन रहता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम फोकस करेंगे तो पहले 35 पे फोकस करेंगे, दैट इज द साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इस 35 से हमें 50% करके, मतलब मिनिमम 20 तो हमें लेना ही होगा। तो हमारी तैयारी की जो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे को यहाँ से 20 काफ़ी 20 मार्क्स लेना हमें काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमारी जो है जीत जो है वो सुनिश्चित होगा। तो हमने एक चीज़ तो देखा कि हम कहाँ कहाँ अभी तक जो हमने पढ़ा, अभी तक जो हमने समझा, तो उसे हम अगर एक जगह करते हैं तो हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास, कि अगर इसको जीतना है, हमें इस नौकरी को हासिल करना है, तो हमें क्या करना होगा। चलिए इसका एक छोटा सा सिनॉप्सिस कहिए, संक्षेप बोलिए, इसे हम अगले स्लाइड में देखते हैं। तो हम चीज़ों को इस तरह से देखें कि अगर हमें मिनिमम 125 के ऊपर जाना है तो मैथ में हमें 35 मिनिमम है, और मैक्सिमम सोच सकते हैं कि 42-43 आएगा अगर हम मैथ में मीडियम हैं तो 35 टू 42 केवल 7 मार्क्स का एक गैप है, ठीक है ना, मिनिमम से मैक्सिमम जाने के लिए। रीजनिंग में हम देखते हैं 40 से 45 का है, मिनिमम हमने 40 लिया है और मैक्सिमम 45 है। तो यहाँ पे हमें भी एक केवल 5 मार्क्स का गैप है कि हमें ऊपर जाने के लिए। लेकिन देखिए इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में हमने मिनिमम 30 रखा है, जबकि इंग्लिश में स्कोप ज़्यादा है। इसके लिए डिफरेंस क्या है, 10 मार्क्स का है, मैक्सिमम में 10 मार्क्स है। और जनरल अवेयरनेस में है कि हम 20 का हमने मिनिमम रखा है, मैक्सिमम आप 25 रख सकते हैं। अगर आपका जनरल अवेयरनेस पहले से अच्छा है तो इसमें 30 भी पकड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको जो सारी तैयारियां 35 की जगह पे 42 की मैथ को लेकर सोचना होगा, रीजनिंग 40 की जगह पे 45 लेके सोचना होगा, इंग्लिश में 30 की जगह 40 लेके सोचना होगा, जनरल अवेयरनेस में 20 की जगह 25 लेके सोचना होगा। यहाँ इसको आपको टारगेट बनाना होगा, क्योंकि उस टारगेट से नीचे भी आते हैं। क्योंकि 125 में मैंने बोला ना, पड़ोसी से थैंक यू सुनने का है, पापा का क्या कहते हैं हंसी भरा चेहरा है, लेकिन असल में क्या है कि 125 लेके आप पूरा लास्ट तक नहीं जा सकेंगे। आपको 130 के ऊपर तो उठना ही उठना है, तभी आप अंतिम युद्ध तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बात खड़ी हो गई फिर, कि आपको 125 से ऊपर जाना है। अब 125 से अगर ऊपर जाना है तो तैयारियों में थोड़ा सशक्त होना चाहिए, तैयारी आपको तरीके से करना होगा और वेल गाइडेड एंड वेल प्लान्ड होना होगा। अगर आप बिना प्लानिंग की कोई तैयारी करते हैं तो शायद ही आपको सक्सेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन को भी देखिए, क्वेश्चन भी धीरे धीरे टफ होते जा रहे हैं। आपके हाथ से जो है मतलब है कि एक चीज को जरा याद समझें, एक चीज को मैं बराबर अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप जो किसी भी बोर्ड का एग्जाम देते हैं, आपने जो स्कूल का एग्जाम दिया था,
आपने जो कॉलेज का एग्जाम दिया था वो उसका जो बेसिक चीज था आपको सिलेक्ट करने के लिए, जबकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, याद रखेंगे इसका जो मेन मोटो है आपको रिजेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट नहीं करने के लिए। तो रिजेक्ट होके जो बच जाते हैं वही सिलेक्ट होते हैं, जबकि बोर्ड वगैरह के एग्जाम में क्या होता है, जो सिलेक्ट होने के बाद जो बच जाते हैं वो रिजेक्ट होते हैं। तो यहां एक बहुत बड़ा कंसेप्ट का मतलब कंप्लीट एकदम आप बोलते हैं कि 180 डिग्री का एक अलग चीज है। तो जिसके लिए आपको बार बार ये मैं बोलता हूं कि आपकी तैयारी जो है ना, पहले दिन से ही आपका कोई हैफजर्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि एक वेल प्लान वेल डायमेंशन लेके हुए आपको तैयारी करना है, तभी आपको सफलता मिलेगा। इस मामले में मैं, अगर आपको लगता है कि ये आप एक सही सोच है तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आज मैं बोलता हूं, देखो आज तक मैंने 1 साल में कभी किसी को नहीं बोला कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। क्यों? सब्सक्राइब करने से आपकी जरूरत ज्यादा पूरा होता है, ये सही सच्चाई है। अब है कि 40-42 वीडियो नहीं 45 के ऊपर मैंने वीडियो दे चुका हूं। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा आपको वीडियो ये नहीं मिला, मेरे को ये देखने का मौका नहीं मिला। अब मुझे महसूस होता है कि अगर सही में मैं अगर आपके पढ़ाने के काबिल हूं, मैं आपको चीजों को बताने के काबिल हूं, तो आप बिना सब्सक्राइब के यहां से मत चले जाइए। तो क्या होगा, मायूसी आपके हाथ में लगेगा, क्योंकि बहुत सारे हो सकते हैं कि इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे जो आपके पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, उसके बाद देखना नहीं देखना आपकी मर्जी है। लेकिन एक सब्सक्राइब करने से आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाता है कि मेरा कौन सा वीडियो आज रिलीज हुआ है। तो फिर आइए आगे और छोटे से बात कर लेता हूं। वो बात क्या है कि बहुत ही कम पैसे में मैं प्रिपरेशन करवाता हूं। आप बोलेंगे कि सर जी आ गए ना अपने बात पे, बताने लगे ना कि जी हां, मैं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि भारतवर्ष के सबसे कम चार्ज में, भारतवर्ष के सबसे कम चार्ज में आपके दरवाजे पे, आपके घर के अंदर एक पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, जिसे आप ऑनलाइन बोलते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, ऑनलाइन बहुत खर्चीला नहीं है। आगे चलिए, एक पेज है और शायद 2 मिनट का वक्त है, आप जान जाइए, शायद ये भी आपके काम का चीज होगा। आप तो जानते ही होंगे कि इस साल मैंने एक बीड़ा उठाया है, वो है कि न्यूनतम न्यूनतम एकदम कम से कम पैसे में आपके तैयारी की चीजों को मुहैया करवाना। देखिए, वीडियो बराबर ही एक सशक्त माध्यम है चीजों को सीखने का, और जब इस तरह के वीडियोस होते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है चीजों को सीखना। तो जैसे देखिए कि ये आपका पूरा का पूरा जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, केवल 300 रुपए के से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो आप कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इसका कोर्स जो है 2 महीने का होता है। 2 महीने में हर सप्ताह में आपके पास ये वीडियो पोस्ट होते हैं, वीडियो आपके ईमेल पे मिलते हैं, लिंक दिया जाता है जहां से आप बड़े आसानी से डाउनलोड करके सीखते रहते हैं। तो मैं यार दोस्तों जानता भी हूं, गांव के दूर गांव में बैठने वाले छात्रों के लिए तो ये एक सुधा का काम करता है, एक अमृत की तरह काम करेगा। मैं जानता हूं जो वंचित हैं, जिन्हें मिलता नहीं है, जो बड़े शहर में रहते हैं, वो भी अच्छे क्या कहते हैं कोचिंग क्लास में जाते हैं, वो भी इसे एक एडिशनल करके रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके प्रॉब्लम्स को आपके कोचिंग क्लास में सिखाया जाए। तो ये जो है आपके लिए एक अच्छा माध्यम होता है। जिन चीज़ों को किसी कारण से आप क्लास नहीं जा सके, इसलिए आपका रह जाता है, उसे आप इस तरीके से सीख लेते हैं। और मैं एक शिक्षक के नाते फिर से दोहराता हूं कि मैं ये समझता हूं कि शिक्षक का काम सबसे पहला है, वो है थोड़ा सा इनोवेटिव, थोड़ा सा उसको अन्वेषण करना चाहिए, चीज़ों को सरलतम रूप में बच्चों के पास लाना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश है, और
ये कोशिश एकदम आपके हाथ के सामने आ जाए, क्योंकि देखिए YouTube में सारा चीज़ देना कभी भी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल नहीं है। आप जो सोचते हो प्रैक्टिकल इस कारण से नहीं है कि इस वीडियो को बनाने में जो खर्चे आते हैं वो खर्चे शायद पूरा नहीं हो पाता है। ये वो वीडियोस नहीं होते हैं कि जो दूसरे तरह के वीडियोस होते हैं कि एक गाना गा दिया, 10 लाख लोगों ने देख लिया, जेब भर गए उसके। ऐसा ये वीडियोस नहीं होते हैं, कम से कम इस रेंज के वीडियोस तो नहीं होते हैं। तो इसके लिए और मैं एक कोचिंग सेंटर की तरह भी कोई आपसे पैसा नहीं लेना चाहता हूँ, तो जिसके लिए मेरी एक यही कोशिश है कि ये आपको दूसरे तरह से मिले, एकदम सहजतम तरीके से मिले। इसका पेमेंट आप जब मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ के ईमेल को देखते हुए मैं आपको लिंक भेजूंगा। उस लिंक से आप ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो एक सुविधा और भी है। वो क्या है कि देखिए, आप शहर में हो या गांव में हो, आज हर जगह ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कुछ लोग होते हैं। कैसे बता देता हूं, एक साइबर कैफे के कुछ लोग होते हैं जो आपको याद होगा कि आपके जो फॉर्म को फिलअप करते हैं और वो पेमेंट करते हैं, तो उनको ऑनलाइन पेमेंट की पूरा ज्ञान होता है। उनसे अगर जाते हैं तो 10-20 रुपए वो आपसे लेंगे ज़्यादा, और वो पेमेंट कर देंगे तो आपका चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये जो वीडियोस बनाए गए हैं, ये वीडियोस ऐसे बनाए गए हैं इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कि छोटे MB में है। आप कहीं पर भी रहें, कितना भी आपका नेट स्लो क्यों नहीं हो, आपको हर वीडियो को आप बड़े आराम से डाउनलोड कर सकेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब भी आपको इससे आपने सीख लिया और आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाता है इसमें, मेरे हिसाब से ये कंप्लीट रीजनिंग के जो वीडियोस होते हैं वो 120 से कहीं ज़्यादा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 300 रुपये में 120 वीडियो, मतलब कितने का पैसा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इतने में तो शायद आज एक कैडबरी चॉकलेट भी नहीं आता है। तो आप आशा करेंगे और आशा करेंगे कि मैं इस तरह की सुविधाएं आपको देता जाऊं और आप इससे लाभान्वित हों, यही मेरी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिंपली बोलता हूं इससे 2 पैसे मेरे रोजगार नहीं होंगे। हाँ होंगे, जरूर होंगे, लेकिन पढ़ाने के एवज में कोई शिक्षक अगर पैसा लेता है और वो वाजिब पैसा लेता है तो उसे कोई शर्म नहीं है। मेरे को किसी ने बोला था कि सर अगर इतना ही है तो आप फिलांथ्रोपिस्ट बन जाओ। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है सब कुछ क्या कहते हैं, मुफ्त में। तो पता नहीं वो महोदय सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं, इस देश का शासनकर्ता जब आपको बैंक की परीक्षा या किसी भी चीज की परीक्षा के लिए आपको 2 रुपये देने को बोलता है, जो एक सरकार है, मैं तो एक अदना सा व्यक्ति हूं, अपने परिवार को इसी से पालता हूं, तो मैं कहां से दाता कर्ण बनूंगा? मैं क्यों, कोई नहीं बनता है। और गुरु अपना गुरु दक्षिणा लिए बिना कुछ करेगा, ये कहीं से सहज सरल प्रक्रिया है भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेता हूं। आशा करता हूं कुछ दिनों के अंदर में ही इसका दूसरा पार्ट भी दूंगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।